हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सिंपल एमसीक्यू सीरीज़ है ये। सो ट्राई टू सॉल्व दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन रॉय। द एग्जैक्ट आंसर जो इसका होगा ये होगा स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे और इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भारत के धर्म के संदर्भ में एक बिल्कुल नए ओपिनियन के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ भारत के पक्ष को रखा था। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन बी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। ऑप्शन सी, हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। ऑप्शन डी, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है थर्ड वन। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्दर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से, महात्मा गांधी से, बाल गंगाधर तिलक से या फिर सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पर याद रखिएगा करो या मरो का नारा जो है वह महात्मा गांधी ने दिया था अंग्रेजों से आज़ादी, देश को आज़ादी दिलाने के संदर्भ में, जबकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो दिए गए नारे थे उसमें से उनका सबसे प्रसिद्ध नारा एक है दिल्ली चलो और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जबकि बाल गंगाधर तिलक का था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। इस तरह से इन सभी व्यक्तियों का अलग अलग योगदान भी था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और वह भी असाधारण स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आई रिपीट अगेन, नोआखाली जो है इसमें महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शंस आर निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ऑप्शंस आर भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन और उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये था आपका सी राजगोपालाचारी। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते को, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता से उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि कई सारे जो काम करने के तरीके उसमें परिवर्तन जरूरी भी हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल था। एक कारण था हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं आपको एक टाइम गैप दे रहा हूँ, आप इसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। इसका सही आंसर है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः, क्वेश्चन नंबर 9 का याद रखिएगा कि 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की जो पुनरावृत्ति हुई थी, इसका कारण क्या था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया था, जिसकी वजह से ये गतिविधियां बढ़ गई थी। नेक्स्ट है आपका, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो याद रखिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था यह मुख्यतः असफल रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हिंदू मुस्लिम की एकता में कमी नहीं थी, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने साथ में मिलकर इस विद्रोह में भाग लिया था, भागीदारी निभाई थी। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र गलत, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र नहीं था, इसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। जमींदारों की असहभागिता, इसमें ये पॉइंट मतलब सही इसलिए नहीं है क्योंकि जमींदार जो थे, कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्होंने इसमें भागीदारी निभाई थी। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मोस्ट सही सूटेबल आंसर या करेक्ट आंसर है वो है आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी जो है, यह 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण था, जिसकी वजह से ये असफल रहा था। क्योंकि लीडर्स तो थे, लेकिन लीडर्स के बीच में जो संगठन था वह संगठन पूरे अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड नहीं था, जबकि अंग्रेज़ों में यह कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। और इसी वजह से कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट भी दिखते हैं जहाँ पर जब उन्होंने एक साथ रिस्पॉन्ड किया तो वो ऑफिसर्स तो कई बार आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन मैसेज जो उनका था, तार प्रणाली और बाकी के सिस्टम, उसके थ्रू वो इतने अच्छे तरीके से अप टू डेट थे सभी जानकारियों से कि उन्होंने पूरे के पूरे विद्रोह को क्रश कर दिया, दबा दिया। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान्स। एंड देन उसके बाद है ऑप्शंस, तारा चंद्र, डब्ल्यू हंटर, राजा राम मोहन रॉय, फादर बुल्के, के दत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। सही इसका मिलान क्या है ये आप बताएं। आपको मैं एक छोटा सा गैप दे रहा हूँ टाइम का, 10 सेकेंड, उसके बाद फिर आप मुझे बताएं।
ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें आपका पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसे लिखा है ताराचंद्र ने। उसके बाद है आपका हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ को लिखा है, आनंद मठ जो है सॉरी के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार को के दत्ता ने लिखा है। आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीजस जो हैं, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीजस को किसने लिखा है? तो इसका आपका हो जाएगा राजा राममोहन रॉय ने। और आवर इंडियन मुसलमान्स जो हैं इनको लिखा है W हंटर ने। इसे हम आसानी से अगर निकालना चाहें तो हम लोग आनंद मठ के द्वारा भी निकाल सकते हैं और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के द्वारा भी। अगर आप हिस्ट्री में मींस इन दोनों व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी किताब जो है ये अक्सर लगभग सभी जगहों पर ये मेंशन है। तो आनंद मठ के द्वारा और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के द्वारा भी इसे हम निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मतलब वहाँ पे इसका असर नहीं दिखता है। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। आपको इसमें से एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन तो वो भी चुनकर बताना है। ऑप्शंस हैं मीन्स मुजफ्फरपुर और मुंगेर, केवल मुंगेर, केवल मुजफ्फरपुर, या फिर आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, ये तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मुंगेर। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन 1 और 2 सही है, मतलब बिहार बंगाल, या फिर केवल बंगाल, या फिर बंगाल और गुजरात, या फिर संयुक्त प्रांत एवं बिहार। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, बताएं इसे। ओके ठीक है, तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार और संयुक्त प्रांत। यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत जो है यहाँ पर भारत में उत्पन्न जो दंगे थे, आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे थे, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे थे, उनका सबसे व्यापक प्रभाव जो था वो देखा गया था। आगे उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोट सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जो है इसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, या यूँ कहा जाए कि उनके द्वारा ही यह किया गया था। आगे उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह जो है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। आगे उसके बाद है नेक्स्ट पोर्शन भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पर? यरवदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खा पैलेस में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था यरवदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, या फिर आगा खा पैलेस में। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी को कैद किया गया था आगा खा पैलेस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है किन बातों को लेकर फेल हो गया था? ऑप्शंस हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पर, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के मुद्दे पर, सत्ता हस्तांतरण की तिथि को लेकर, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन को लेकर। तो इसका हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह असफल हो गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया था? तो याद रखिएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर। आगे उसके बाद है, रॉल्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत बनाना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉल्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को ख़त्म कर देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना यह गलत था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत बनाना यह भी गलत है, और देशद्रोह के आरोप में राष्ट्र नेताओं को बंदी बनाना यह भी सही नहीं है। सही है व्यक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना, क्योंकि इसके द्वारा अंग्रेज किसी को भी 3 महीने तक के लिए जेल में डाल सकते थे और कोई एफआईआर या किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। तो इन सभी के कारण भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट उसके बाद है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1816 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। तो इसका याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जे.बी. कृपलानी। तो इस सवाल का याद रखिएगा आंसर, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट इसके बाद अनदर क्वेश्चन है आपका, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना रहेगा? 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, 36.9 डिग्री और 31.5 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखिएगा सेल्सियस की बात की जा रही है, न कि फ़ारेनहाइट की। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, सेल्सियस स्केल पर 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान रहता है। फ़ारेनहाइट जब काउंट करेंगे तब 98 हम लोग काउंट करते हैं। आगे उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है आपका बृहस्पति। आगे उसके बाद है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस मौजूद है वह कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा वह गैस है आपका नाइट्रोजन। आगे उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका ऑक्सीजन, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर उसके बाद बाकी की गैसें आ जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका पोर्शन आ जाता है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, कारण इसका क्या है? तो इसका ऑप्शंस है, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्त्रियों की तुलना में
पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और यही कारण है कि पुरुष जो है वो वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। कहाँ पर चांस ज़्यादा रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, 110 से 120 किलोमीटर। रिपीट अगेन, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, 110 से 120 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छूने पर लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। गुटका यानी कि क्यूब शेप का लकड़ी का हिस्सा, लकड़ी या फिर लोहे का। उसके बाद फिर हो गया आपका, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, और यही कारण है ठंड के दिनों में लोहे के गुटका जो होता है वह लकड़ी के गुटके, इन दोनों को अगर छुआ जाए तो प्रातः काल में लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ठंड जो रहती है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है कंपैरिजन टू वुड। आगे उसके बाद है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29। मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन है, सक्रिय रसायन, वह क्या है? एथेलीन, एट्रोपिन, 2 आइसोप्रोपॉक्सीफिनाइल या फिर बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। आई रिपीट अगेन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एथेलीन, एट्रोपिन, 2 आइसोप्रोपॉक्सीफिनाइल, बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेलीन। मच्छर भगाने वाली जो दवा है उसमें इंपॉर्टेंट कौन है? तो एथेलीन को काउंट किया जाता है। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है तथा लगभग खाली स्थान है, 1/4, आधा है, 2/3 है, 3/5 है। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो कितना है? तो पानी से ढका हुआ भाग कितना है? 2/3, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी का अगर हम काउंट करते हैं तो उस पृथ्वी का 29% हिस्सा ही है जिस पर इंसान रह रहे। अब यूँ कहा जाए कि स्थल मार्ग, इंसान रह रहे, ये कहना सही नहीं है, स्थल मतलब कह सकते हैं उसे। तो 29% पर स्थल हैं, बाकी का जो हिस्सा है वह जल से ढका हुआ है। आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। तो
तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो इसका याद रखिएगा सप्तऋषि। ये आपका ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आगे उसके बाद नेक्स्ट है भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका याद रखिएगा, भारी जल क्या होता है? तो भारी जल वह जल होता है जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। भारी जल क्या है? तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 याद रखिएगा, भारी जल वह होता है जिसमें सॉरी इट्स नॉट कैल्शियम और पोटेशियम, भारी जल में हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, तो उसे भारी जल कहते हैं। एंड देन उसके बाद है आपका पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या फिर ध्रुवों के पास। तो इसका हो जाएगा पृथ्वी पर घने वन जो मिलते हैं ये मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के पास घने वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसे आज मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट उसके बाद फिर इसके आगे का जो सीरीज है उसे शुरू करेंगे और उसे कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।